स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट ऑन में। मैं एनके सिंह आप सभी लोगों का हृदय के साथ में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है एसएचएम, यानी कि जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सभी लोग सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, एसएचएम को हम सभी लोग क्या कहते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं हम सरल आवर्त गति, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या नाम देते हैं? इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम एसएचएम कहते हैं। तो आज हम एसएचएम के टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एसएचएम क्या होता है। ठीक है, एसएचएम क्या होता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन हम किसे कहते हैं, पहले इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, जब कोई पिंड, ध्यान से समझना, इसकी डिफिनीशन क्या है ध्यान समझ लीजिएगा। हालांकि डिफिनीशन से कभी सवाल नहीं बनता है, लेकिन जानते रहो कि जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, किसी बिंदु के इधर उधर गति करता है, किसी बिंदु के दाएं बाएं या आप कह लीजिए इधर उधर गति करता है, तो इसे एसएचएम कहा जाता है। सरल आवर्त गति कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम एसएचएम कहते हैं, यानी कि इसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब यहां पर ठीक है, बढ़िया है, किसान का हल थर्ड। ठीक है, तो अब यहां पर समझो, जब कोई पिंड किसी भी बिंदु के जो है दाएं बाएं या फिर इधर उधर गति करता है, तो इसी को हम कहते हैं सरल आवर्त गति। ऐसे 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 गति कर रहा है, एक बिंदु मान लीजिए इसी के जो है इधर उधर गति कर रहा है। ऐसा आपने गति करते हुए कहां पर देखा होगा? घड़ी में। वो जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं, वो एक प्रकार की एसएचएम गति करती हैं। वो एक प्रकार की क्या होती हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं, क्योंकि एक बिंदु के इधर उधर वो गति करती हैं। झूला आपने देखा होगा, झूला। ठीक है, तो झूले में कौन सी गति होती है? एसएचएम होती है। झूला भी तो ऐसे जाता है, ऐसे 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 आता है। ठीक है, ऐसे ऐसे आता है। ठीक है, गांव में सावन में जो झूला पड़ता है, वो भी क्या होती है? एसएचएम होती है। तो एसएचएम याद रख लेना क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? किसी भी बिंदु के जो है इधर उधर जो गति करना होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम एसएचएम कहते हैं। ठीक है, ये तो मान लीजिए डिफिनीशन के तौर पे आपने कर दिया। अब आपने एक शब्द पढ़ा है। ठीक है, कभी कभी ये सवाल बन जाता है। आपने एक शब्द पढ़ा है, वो शब्द क्या है? आयाम। ठीक है, आयाम। एक शब्द पढ़ा है आयाम, एम्पलीट्यूड। आयाम यदि आपको ध्यान हो तो मैंने आयाम के विषय में पढ़ाया है कि आयाम क्या होता है। किसी भी पिंड का जो अधिकतम विस्थापन होता है, या किसी तरंग का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं आयाम। उसी को हम कहते हैं क्या? आयाम। तो जैसे एक कोई पत्थर का टुकड़ा है, हमने बांध करके एक डोरी से लटका दिया, और ये यहां से यहां तक गति कर रहा है, तो इसका आयाम क्या होगा? इसका आयाम, ये यहां से लेके यहां तक इसका अधिकतम विस्थापन हो रहा है, तो यही इसका क्या होगा? आयाम होगा। यही इसका क्या होगा? यही इसका आयाम होगा। तो आपको यही समझना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी सबस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड उसे कहा जाता है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम आयाम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आयाम। तो एक सवाल पूछा जाता है कि जब कोई पिंड सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, जब कोई पिंड सरल आवर्ती गति करता है, तो एक दोलन यानी कि एक ऑसिलेशन को करने में कितने आयाम को कंप्लीट करता है? एक दोलन को कंप्लीट करने में, एक दोलन को कंप्लीट करने में कितने आयाम लेता है? वो कितने आयाम की जरूरत पड़ती है? तो एक दोलन बराबर 4 आयाम होता है। याद रख लेना इसको। एक दोलन बराबर क्या होता है? 4 आयाम होता है। कैसे? इसको देख लीजिए।
जैसे ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले वो गया इधर, तो यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो आया यहां पर, इसका दूसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। फिर वो आया यहां पर, इसका तीसरा डिस्प्लेसमेंट हो गया, और जब वो आया यहां पर तो इसका चौथा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 डिस्प्लेसमेंट को जब वो तय करता है तो हम कहते हैं कि एक दोलन हुआ है। तो हम क्या कहते हैं कि एक दोलन हुआ है। क्या हुआ कहते हैं हम, एक दोलन हुआ है। तो एक दोलन बराबर कितना आयाम होता है, एक दोलन बराबर कितना आयाम होता है, वो 4 आयाम होता है। कितना होता है, 4 आयाम होता है। क्लियर पॉइंट। अगर कभी सवाल में आपसे पूछ दिया जाए कि कोई एसएचएम करता हुआ कोई पिंड जो है 5 दोलन जो है कंप्लीट करता है, तो बताइए उसमें कितने आयाम होंगे। तो सिंपल सी बात है, उससे 4 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो आपको आयामों की संख्या को प्राप्त आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो बेसिक एक बात है जिसको आपको समझना है कि आयाम क्या होता है, दोलन क्या होता है, और एसएचएम किसे कहते हैं। मुख्य मुद्दा जो है यहां पे क्या है, ये समझिए। मुख्य मुद्दा है एसएचएम का एक सूत्र, और ये सूत्र जो होता है वो उसके आवर्तकाल से रिलेटेड है। क्या है, उसके आवर्तकाल से रिलेटेड एक सूत्र। इस सूत्र को आप सभी लोगों ने कई बार मेरे द्वारा पब्लिक क्लास में पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको बताते चल रहा हूं। इसका है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G होता है, ठीक है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में L अपान में G, इसका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान में G, इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। T क्या है, T आवर्तकाल है। कैपिटल T यहां पर क्या है, तो कैपिटल T आवर्तकाल है। ध्यान से सुनते चलना, और जहां पे भी कोई शब्द न समझ में आए उस शब्द के विषय में बात करना, ठीक है। 2 पाई, 2 कांस्टेंट होता है, नंबर है। पाई का मान आप सभी ये जानते हैं कि 22/7 होता है। L यहां पर जो होती है लंबाई होती है, ठीक है। क्या होती है, लंबाई। कैसे अभी इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान देंगे अभी। और G का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। G का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। G का मतलब क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण। ये जो स्मॉल g है, स्मॉल g का मतलब मैंने कई बार आपको बताया, स्मॉल g का मतलब क्या होता है, तो स्मॉल g का मतलब होता है गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप कहते हैं स्मॉल g, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब यहां पर जो आपसे सवाल पूछा जाता है, या इस सूत्र से आपने क्या क्या फाइंड आउट किया और कौन कौन से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, अब मैं उस पर चर्चा करने चल रहा हूं। अपना ध्यान पूरी तरीके से अब कंसंट्रेट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो कैपिटल टी होता है, पहला पॉइंट ये आप इंपॉर्टेंट करके या नोट करके सारे पॉइंट लिख लीजिएगा, नोट करके, ठीक है, नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा। पहली बात तो यहां से आप क्या सीख रहे हैं, पहली बात यहां से आप ये सीख रहे हैं कि जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, आवर्तकाल जो होता है, पहली बात याद रखना, आवर्तकाल जो होता है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब अगर लंबाई बढ़ गई तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, और अगर लंबाई घट गई तो आवर्तकाल घट जाएगा। अब आपको ये नहीं समझ में, मतलब ये बात तो क्लियर होनी चाहिए ना कि आवर्तकाल क्या होता है। आवर्तकाल का मतलब होता है एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर को पूरा करने में लिया गया समय क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। तो अगर कोई वस्तु है, इसकी लंबाई बस इतनी है, तो ये यहां से यहां तक जाएगा और यहां से यहां तक आ जाएगा, यहां से यहां तक आ जाएगा, तो ये कम समय लेगा, कम समय लेगा। लेकिन अगर कोई चीज इतना लंबा है, लंबाई ज्यादा हो गई, तो अब ये यहां से लेके ये यहां तक जाएगा, फिर ये यहां तक आएगा, तो लंबाई ज्यादा होने पर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, लंबाई ज्यादा होने पर आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा होगा। लंबाई ज्यादा होने पर आवर्तकाल क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है। वो जो छोटा सा झूला आता है ना, जिसमें कृष्ण जी और राधा जी बैठे रहती हैं, देखो हल्का से ऐसे करो, ऐसे ऐसे घूमती रहती घूमती रहती घूमती रहती है, आवर्तकाल क्या होता है, कम होता है। क्यों, क्योंकि लंबाई भी कम होती है। लेकिन आपके गांव वाला जो झूला होता है बड़ा वाला,
ठीक है, आप देखो खूब ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, टाइम ज्यादा लगता है। तो कुल मिलाकर के आवर्तकाल ज्यादा कब होगा? जब लंबाई ज्यादा होगा, या लंबाई ज्यादा होने से क्या होगा? आवर्तकाल ज्यादा होगा। और जब आवर्तकाल ज्यादा होगा तो वो पिंड या वह वस्तु जो होगी वो धीमी चलेगी, धीमी चलेगी या सुस्त चलेगी। यही शब्द पकड़ना है आपको, वो धीमी चलेगी या क्या चलेगी? सुस्त चलेगी। धीमी चलेगी या सुस्त चलेगी। ठीक है, अगर आवर्तकाल ज्यादा हो गया या लंबाई ज्यादा हो गई तो आवर्तकाल ज्यादा, और आवर्तकाल ज्यादा हो गया तो वो धीमी या सुस्त हो जाएगी। इसको मैं फिर से यहां पे और अच्छे तरीके से लिख रहा हूं, इसको और अच्छे तरीके से लिख रहा हूं। ठीक है, और यही समझना है आपको। यहां से दो चीजें आप समझिए, यहां से दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। पहली चीज क्या, यहां से आपने ये समझिए कि अगर लंबाई ज्यादा हो गई, लंबाई ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवर्तकाल ज्यादा हो गया, आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा, आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा, आवर्तकाल ज्यादा हो जाएगा। और आवर्तकाल ज्यादा हो गया तो इसका मतलब क्या है कि वह पिंड, वह जो है वो सुस्त हो जाएगी, यानी कि वो धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी या सुस्त हो जाएगी, धीमी होगी या सुस्त हो जाएगी, है ना। और अगर चाहते हो कि वो तेजी से ऐसे ऐसे चलते रहे, ऐसे चलते रहे, क्या करो? लंबाई कम करो। लंबाई कम करोगे तो आवर्तकाल कम होगा, आवर्तकाल कम होगा तो वो तेज चलेगी, तेज चलेगी, तेज चलेगी। तो यहां से दूसरी चीज आपने क्या फाइंड आउट किया कि अगर लंबाई क्या हो गई, अगर लंबाई कम हो गई तो आवर्तकाल क्या हो गया? कम हो गया। आवर्तकाल क्या हो गया? आवर्तकाल कम हो गया। और आवर्तकाल यदि कम हो गया तो इसका मतलब है वह पिंड या वो एसएचएम करता हुआ पिंड जो है वो, उसकी गति कैसी हो जाएगी? वो गति तेज हो जाएगी। ठीक है, गति तेज हो जाएगी। ठीक है, वो सुस्त नहीं रहेगा, तेज रहेगा। ठीक है, सबसे पहले सभी लोग थम्स अप करके बताएं, सबसे पहले सभी लोग थम्स अप करके बताएं ये दोनों लाइन समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ, ये लाइन समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, अभी मैं उस पर बात करूंगा काजल, बहुत बढ़िया, उसी पे मैं आ रहा हूं, उसी पे मैं आ रहा हूं। मैं बस भूमिका बना रहा हूं, ठीक है, कि ये कैसे होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा, मैं उसी पे आ रहा हूं। सवाल वही पूछा जाता है कि गर्मियों के दिनों में घड़ियां सुस्त क्यों हो जाती हैं, मैं उसी पे बात करने चल रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अगर इस चीज समझ ली हो तो उसको समझने में जरा से भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, जरा से भी देर नहीं लगेगी। ठीक है, एक बात तो ये आपने समझ लो, इस सूत्र से क्या क्या आपने सीखा ये इसको समझ लो। ठीक है, एक बात और समझ लो इससे, एक बार इससे और समझ लो, एक बात इससे समझ लो। ठीक है, कि जो आवर्तकाल होता है, ठीक है, जो आवर्तकाल होता है, एक बात और समझ लो कि लंबाई का जितना गुणा किया जाएगा आवर्तकाल उसका वर्गमूल हो जाएगा। आवर्तकाल उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। जैसे कई कई बार सवाल पूछता है कि लंबाई को बढ़ा करके 16 गुना कर दिया गया, तो 16 गुना कर दिया गया तो आवर्तकाल क्या होगा? तो 16 किसका वर्गमूल है? तो आप सीधे सीधे करेंगे, आवर्तकाल को बढ़ा करके, सॉरी, लंबाई को बढ़ा करके 25 गुना हो गया तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा? लंबाई को बढ़ा करके जो है 66 गुना कर दिया गया तो आवर्तकाल पे क्या फर्क पड़ेगा? तो जो लंबाई को बढ़ाया जाए उसी का वर्गमूल याद रख लेना आवर्तकाल होगा, उसी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? जो है उसी का आवर्तकाल क्या होगा? वर्गमूल हो जाएगा उसका। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से समझाता हूं। जैसे कहा गया कि लंबाई को x गुना बढ़ाने पर, x गुना बढ़ाने पर, सूत्र से आपने क्या सीखा? x गुना बढ़ाने पर आवर्तकाल अंडर रूट में x हो जाता है, अंडर रूट में x हो जाता है। ठीक है, हमने कहा
कि लंबाई को बढ़ा दिया गया 25 गुना। कितना गुना बढ़ा दिया गया? 25 गुना। लंबाई को बढ़ा दिया गया 25 गुना। बताइए आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप करेंगे अंडर रूट में 25, यानी कि इसका मान कितना आ जाएगा? 5। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत? हमने कह दिया कि लंबाई को बढ़ा करके 16 गुना कर दिया गया। ये ऐसा वैल्यू देता है जो हमेशा वर्गमूल में रहता है, उसके लिए परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है। तो आप करेंगे वर्गमूल में क्या? 16। इसका मतलब है कि आवर्तकाल कैसा हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इस तरीके से सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये 2 बातें याद रख लेना है। एक बात तो इस सूत्र से आपने क्या सीखा? लंबाई और आवर्तकाल में सीधा संबंध होता है, और कैसा संबंध होता है वो याद रखना, अंडर रूट में संबंध होता है। और दूसरी बात याद रख लेना कि जब लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल बढ़ता है, और आवर्तकाल बढ़ता है तो कोई भी पिंड जो होता है वो सुस्त या धीमा हो जाता है। ठीक है सर, ये पूरी बातें समझ में आ गई। एक सवाल और यहां पे बन सकता है जो बनता नहीं है, लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो स्मॉल जी को लेकर के पूछता है। वो क्या होगा? स्मॉल जी को लेकर पूछता है, स्मॉल जी को लेकर पूछ सकता है। अब अगर आप टी और स्मॉल जी में संबंध देखोगे तो कैसा संबंध होता है? व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, उल्टा संबंध है। स्मॉल जी और टी में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध है। यानी कि जहां स्मॉल जी बढ़ेगा वहां पे कैपिटल टी कम हो जाएगा, और जहां पे स्मॉल जी कम होगा वहां पे कैपिटल डी बढ़ जाएगा। तो यहां पर एक बात और याद रख लेना, जो तीसरी चीज आप इस सूत्र से सीख रहे हैं, तीसरी चीज जो इस सूत्र से सीख रहे हैं, जो कि पूछा नहीं जाता लेकिन गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर में यहां से सवाल बन सकता है, वो ये याद रखना कि जो आवर्तकाल होता है, वो आवर्तकाल जो होता है, याद रखना, जो आवर्तकाल होता है वो आवर्तकाल 1/, में क्या होता है? स्मॉल जी। यानी कि जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और जी घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हमको बताओ कि आपने क्या पढ़ा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई कि स्मॉल जी का मान मैक्सिमम कहां पे आपने पढ़ा था? जहां पे स्मॉल जी का मान मैक्सिमम था वहीं पे कैपिटल टी का मान न्यूनतम हो जाएगा। आपको मैंने क्या बताया है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर कहां पे ज्यादा होता है, कहां पे कम होता है? बोलो भाई, कमेंट्स करो अब, जल्दी 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 जल्दी। बताया था ना भैया कि पृथ्वी है ये, और पृथ्वी पे ये विषुवत रेखा है, ध्रुव है, और ध्रुव जो होता है ये रेडियस कम है, और रेडियस अगर कम है तो यहां पे मैक्सिमम होगा। बताया था। मैक्सिमम कहां पे होता है? ध्रुवों पर, स्मॉल जी का मान। और न्यूनतम कहां पे होता है? न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पे। बताया था। तो उल्टा करो बस, पोल पर क्या होता है? मैक्सिमम। तो अगर पोल पर आपने ये पढ़ रखे हैं कि पोल पर स्मॉल जी का मान, स्मॉल जी का मान पोल पर मैक्सिमम है, तो क्या आप ये कह सकते हो कि अगर वहां पे मैक्सिमम है तो आवर्तकाल वहां पे मिनिमम होगा? यानी कि कैपिटल टी वहां पर कम हो जाएगा, और कैपिटल जी कम होने का मतलब क्या है? कैपिटल टी कम यानी कि आवर्तकाल कम, और आवर्तकाल कम होगा तो इसका मतलब घड़ी कैसी चलेगी? वहां पे घड़ी वहां पे कैसी चलेगी? तेज चलेगी। यानी कि जब ध्रुवों पर इस घड़ी को लेकर के जाएंगे तो घड़ी कैसी चलेगी? तेज चलेगी। घड़ी कैसी चलेगी? तेज चलेगी। टेक्निकल पॉइंट से सवाल बनते हैं, और जब घूम जाते हैं, अच्छे अच्छे फिजिक्स पढ़ने वाले जो लोग ना घूम जाते हैं, बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि रटते हैं, समझते हैं नहीं। मैं चाहता हूं कि उसको समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा लगेगा समय,
और लेकिन 1 मिनट ज्यादा समय लगा करके अगर सवाल को सॉल्व कर लोगे तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को बेहतर ढंग से सॉल्व ऐसे करोगे कि गलत नहीं होगा। और अगर मैं ये कह रहा हूं कि स्मॉल जी का मान विषुवत पर न्यूनतम है, विषुवत पर न्यूनतम है, इक्वेटर पर न्यूनतम है, मिनिमम है, अगर वो मिनिमम है तो इसका मतलब यहां पे कैपिटल टी का मान तेज होगा, कैपिटल टी ज्यादा हो जाएगा, और कैपिटल टी ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब है वहां पे घड़ी कैसी चलेगी, धीमी चलेगी। तो विषुवत रेखा पर घड़ी कैसी चलेगी, धीमी। लेकिन याद रख लेना ध्रुवों पर जो होगी वो कैसी चलेगी, तेज चलेगी। कोई डाउट यहां तक नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई पॉइंट नहीं जो है मिस होना चाहिए। देखो ये चैप्टर मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं इसको पढ़ाऊंगा, आपने भी नहीं कहा था कि नहीं सर ये चैप्टर पढ़ाइए, ठीक है, लेकिन मैं मेरे दिमाग में है कहां से कैसे कैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जो मैं पॉइंट लिख दिया हूं 1 2 3, ये तीनों पॉइंट से सवाल बनते हैं, ये तीनों पॉइंट से सवाल बनते हैं। इन तीनों पॉइंट को अब याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो चौथा पॉइंट, ठीक है, चौथा पॉइंट से सवाल देखिए। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में क्या होता है, गर्मियों के दिनों में जो पेंडुलम वाली घड़ियां होती हैं उनमें प्रसार होता है, फैलाव होता है। तो गर्मियों के दिनों में पेंडुलम वाली घड़ियों में, ध्यान दीजिएगा, पेंडुलम वाली घड़ियों में प्रसार होता है। पेंडुलम में क्या होता है, प्रसार होता है। पेंडुलम वाली घड़ियों में प्रसार का गुण पाया जाता है, प्रसार का गुण पाया जाता है, प्रसार का गुण पाया जाता है, प्रसार का गुण पाया जाता है। और जब प्रसार का गुण पाया जाता है तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बोलो 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 बोलो, उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। उसकी लंबाई क्या होगी, उसकी लंबाई बढ़ जाएगी, उसकी लंबाई क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी कैसी हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, या घड़ी धीमी हो जाएगी। घड़ी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। या तो सुस्त शब्द देगा या तो धीमी शब्द देगा, इन्हीं में से देगा कोई एक, इन्हीं में से एक देगा, ठीक है। इसी वजह से पेंडुलम वाली घड़ियां अच्छी नहीं होती, क्योंकि गर्मियों और ठंडियों में उनका समय बताने का हिसाब किताब थोड़ा सा गलत रहता है, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी। और वही ठंडियों के दिनों में क्या होगा, वही ठंडियों के दिनों में क्या होगा, ठंडियों के दिनों में क्या होगा, ठंडियों के दिनों में, ठंडियों के दिनों में क्या होगा, ठंडियों के दिनों में क्या होगा, पेंडुलम वाली घड़ियों में क्या होगा, संकुचन होगा। और जब पेंडुलम वाली घड़ियों में संकुचन होगा तो इसका मतलब है लंबाई क्या होगा, लंबाई कम होगा। और लंबाई कम होगा तो इसका मतलब आवर्तकाल कम होगा, और जब आवर्तकाल कम होगा तो इसका मतलब है ये घड़ियां कैसी चलेंगी, ये घड़ियां तेज चलेंगी। कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो आप बताते चलिए। चले भाई आगे, ठीक है। हाँ अच्छा, अब एक बात और समझो यहां पे, ठीक है। अब ये तो मामला पेंडुलम वाली घड़ियों से है। अब एक सवाल पूछा जाता है झूला से, ठीक है, झूला से, झूला से पूछा जाता है, ठीक है। तो झूला से सवाल जो पूछा जाता है इसको देखिएगा कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलता है। झूले से जो सवाल बनता है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्या होता है, ठीक है। चलिए, अब यहां पर एक सवाल बैठता है, सवाल पूछा जाता है, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 में यहां पे कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 यहां पे, ठीक है। दोनों को तुलना करेंगे। वो कहता है कि एक झूला है, एक झूला है, ठीक है। ये लीजिए एक झूला है। अब इस झूले पे क्या है, एक लड़की जो है खड़े होकर के झूल रही है। एक लड़की है, ये एक लड़की जो है खड़ी होकर के झूल रही है, झूला झूल रही है। ये लीजिए झूला झूल रही है, लड़की है खड़ी होकर झूला झूल रही है। अब आपको यह बताना है कि जब वो लड़की बैठ जाती है, खड़ी होकर के झूला झूल रही है। अच्छा अच्छा तमन्ना, कोई बात नहीं, हो सकता है साउंड प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वो खड़ी होकर के झूल रही है। अब कहता है कि वो लड़की बैठ गई तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या झूला तेज चलेगा या कम चलेगा। तो बात एक ही है। अगर आवर्तकाल तुम पता कर लिए तो तुम ये बता लोगे कि झूला तेज चलेगा कि धीमा चलेगा। देखो वो लड़की खड़ी है भाई, वो लड़की क्या है, खड़ी है। अब वो लड़की खड़ी है तो उस झूले की पहले लंबाई देखो कहां से कहां तक होगा है। झूले की लंबाई कैसे मापते हैं यही समझना है आपको। देखो तो लंबाई जो होगी वो यहां से लेकर के, ये तो है ही है रस्सी, लेकिन इसमें लड़की का द्रव्यमान केंद्र भी मापा जाता है, और हमारे शरीर का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभि होता है। नाभि, नाभि, ये नाभि, इस लड़की का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या है, उसका नाभि है। यानी कि नाभि से ही हम लंबाई को काउंट करते हैं। तो वर्तमान में जो लंबाई है इस झूले की वो यहां से लेके यहां तक है, लड़की की नाभि तक है, ठीक है। तो ये इसकी यल है, ये इसकी यल है। अब वो खड़ी होकर के झूल रही थी तो लंबाई ये है। लेकिन जब वो बैठ गई, ध्यान दीजिएगा, जब वो बैठ गई, वो क्या हो गई, वो बैठ गई। अब वो बैठ गई यहां पर, तो बैठ गई है तो अब की बार उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, नीचे चला आएगा। सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास यहां पे आ जाएगा। तो अब क्या लंबाई होगी, अब परिवर्तित लंबाई क्या होगी, परिवर्तित लंबाई ये हो जाएगी। परिवर्तित लंबाई क्या होगी, परिवर्तित लंबाई ये हो जाएगी। परिवर्तित लंबाई क्या होगी, परिवर्तित लंबाई ये हो जाएगी। परिवर्तित लंबाई ये हो जाएगी, यानी कि एल डैश जो होगा वो ये हो जाएगा। तो परिवर्तित लंबाई में क्या हुआ, लंबाई बढ़ गई। पहले लंबाई इतना था, यहां तक था, अब लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। तो यानी कि इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, इस वाले कंडीशन में लंबाई बढ़ जा रही है। इस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, लंबाई बढ़ जा रही है। और जब लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल भी बढ़ेगा। लंबाई बढ़ने से क्या होगा, आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। और जब आवर्तकाल बढ़ेगा तो जो घड़ी या झूला होगा वो क्या होगा, वो धीमा चलेगा, या वो कैसा चलेगा, वो सुस्त चलेगा। धीमा चलेगा, वो क्या चलेगा, सुस्त चलेगा, ठीक है। कैसे तेज चलेगा, तेज चलेगा, लंबाई बढ़ रही है ना, तो जब लंबाई बढ़ रही है तो आवर्तकाल बढ़ेगा। अभी पीछे आपने पढ़ा है, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और ऐसे में धीमा होगा, सुस्त होगा। तुम लोग तेज कर रहे हो। अगर लड़की झूल रही है और बैठ गई तो फिर स्लो हो जाएगा। और न जाने क्यों लड़कियों को ही झूला झुलाते हैं ये सब एग्जामिनर वाले। लड़कों से क्या दुश्मनी, पता नहीं। ठीक भाई, ठीक 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 ठीक, समझ में आ गया। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं है ना। और दूसरी कंडीशन देख लो, लड़की बैठी है। दूसरी कंडीशन देख लो क्या है। दूसरी कंडीशन में लड़की बैठी रहती है, झूला एकदम बराबर बनाते हैं। हाँ, दूसरी कंडीशन में क्या है, दूसरी कंडीशन में लड़की बैठ करके झूला झूल रही है। लड़की बैठ करके झूला झूल रही है। तो जब लड़की बैठ करके झूला झूल रही है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है।
ये इसका क्या है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से हमेशा लेते हैं लंबाई, तो ये इसकी लंबाई हो गई। लेकिन कहा जाता है कि वो लड़की झूल जो है वो क्या होती है, वो लड़की खड़ी हो जाती है। एक बैठी लड़की झूला झूल रही है, कुछ देर के पश्चात वह खड़ी हो जाती है, तो बताइए झूला तेज होगा या धीमा होगा या आवर्तकाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लीजिए अब लड़की खड़ी हो गई। अब जब लड़की खड़ी हो गई तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां चला जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाएगा। और अब लंबाई क्या होगी, अब लंबाई ये होगी, सेंटर ऑफ मास ये होगा, अब लंबाई यहां पे आ जाएगी। लंबाई यल डैश क्या हो गया, पहले लंबाई ज्यादा थी, अब लंबाई क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, प्रिया का सिर के बाल उड़ रहे हैं। हाँ भाई, बाल को बना देते हैं। ठीक है, नहीं कैसे पता चलेगा लड़की है, ये देखो। तो इसका मतलब लंबाई क्या हो गई, लंबाई कम। लंबाई क्या होगी, लंबाई कम। जब लंबाई कम हो गई तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा, और जब आवर्तकाल कम हो गया तो वो घड़ी कैसी, वो झूला कैसा चलेगा, वो झूला तेज चलेगा, यानी कि तीव्र चलेगा। तेज चलेगा या क्या चलेगा, तीव्र चलेगा। हाँ बिल्कुल तमन्ना, ठीक है सर जी, आप एग्जाम पेपर बढ़ाएंगे तो बॉयज को, हाँ बिल्कुल ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। ये इतने, यही चैप्टर से सवाल बनता है, ठीक है, यही चैप्टर से इतने सवाल बनते हैं, और इसी के लिए आप हैरान होते हैं, इसी के लिए आप परेशान होते हैं। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें अब अगले चैप्टर पे, अब चलें अगले चैप्टर पे, या आप कह लीजिए लास्ट चैप्टर पे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बताओ, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलें, देखो अब एसएचएम हो गया, उत्तोलक हो गया, और बाकी कहानी हो गई। अब यहां पर मैं पढ़ाने चल रहा हूं मेजरमेंट एंड डायमेंशन, मापन और वीमा। ठीक है, मापन और वीमा जब मैं पढ़ा लूंगा तो उसी में आएगा शक्ति, उसी में आएगा ऊर्जा, उसी में आएगा दूरी, उसी में आएगा गति, उसी में आएगा विस्थापन। तो ये छोटी 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 बातों को भी वहीं पे हम लोग अच्छे तरीके से, कहां से कैसे किस तरीके से सवाल बनते हैं, उसको भी मैं वहां पे समझा दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।